हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। और अभी मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का टॉपिक काइनेमेटिक्स, यानी मोशन इन 1D रेक्टिलिनियर मोशन। और ये इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए, यानी आप जो भी हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के साथ साथ अगर आप ड्रॉपर में भी हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इसको अगर हम देखें तो आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो चैप्टर का नाम क्या है? वो है काइनेमेटिक्स। चैप्टर जो है उसका नाम है बच्चों काइनेमेटिक्स। अब आपके आसपास जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उनके अगर हम स्टेट की बात करें कि वो किस स्टेट में है, तो केवल दो स्टेट होते हैं बच्चों। एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है स्टेट ऑफ मोशन। अब यहां पर जो काइनेमेटिक्स वर्ड है, ये पूरी की पूरी बच्चों कहानी किसके लिए है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके स्टडी की बात की जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कोई ना कोई कॉज होगा, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो मूव करेगा। और फिजिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मूव कराने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है फोर्स। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की स्टडी की बात करते हैं विच इज इन मोशन। विच इज इन मोशन यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी स्टडी की जाए तो वो बच्चों आपका काइनेमेटिक्स में आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें स्टडी तो करना है लेकिन विदाउट कॉज, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। तो विदाउट कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि केवल ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है मोशन में, बाकी उन सारी बातों को छोड़ देंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में किसकी वजह से आया, किस कंडीशन में आया। यानी हम फोर्स की बात नहीं करेंगे। जहां फोर्स की भी बात होगी बच्चों, वो फिजिक्स का कुछ अलग एक ब्रांच है, वो उसमें हम देखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में केवल आप और ध्यान रखोगे कि हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट का जो कि मोशन में है, और यहाँ पे मोशन की जो वजह है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आया है, उस कॉज को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये कहलाता है आपका काइनेमेटिक्स। ठीक है ना? अब काइनेमेटिक्स में जब ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन की बात की जा रही है तो यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो रेस्ट पे होगा, या वो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कैसा होगा, मोशन में होगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका जो भी है वो रेस्ट या मोशन में है? तो सबसे पहली बात क्या है बच्चों कि हर एक ऑब्जेक्ट का आप डिफाइन करते हो पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है कि आपके कमरे में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है उसका पोजीशन है। कोई बुक टेबल पे रखी है, पोजीशन है। कॉर्नर में कोई टेबल रखा है तो टेबल जिस जगह पे रखा है वो उसका पोजीशन है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक फिक्स पोजीशन है। लेकिन फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पोजीशन का मतलब बच्चों होता है कि उसको हम दिखाएं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। किस में दिखाएं उसको हम? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखाएं। यानी जो हम एक्स वाई जेड एक्सिस बना देते हैं वहां पर उसकी हम पोजीशन लिखेंगे। तो यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा बच्चों ये उसकी पोजीशन कहलाएगी। लेकिन फिजिक्स में पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जेड का यूज करेंगे। इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब दूसरी चीज क्या है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है? तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला तो हो गया उसका फैक्टर, वो है पोजीशन। दूसरा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों वो है टाइम। ठीक है? फिजिक्स में कोई भी चीज बिना टाइम के तो है ही नहीं। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो टाइम के ही साथ है, टाइम के ही रिस्पेक्ट में है।
ये क्लास आप पढ़ना शुरू करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ना शुरू करोगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंड करोगे, यानी आप पूरे दिन में जो काम करते हो उसमें टाइम 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 है। तो डेली लाइफ के साथ पूरी फिजिक्स से रिलेटेड किससे है? फिजिक्स से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बताएंगे कि वो रेस्ट पे है कि मोशन में है, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं, और वो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोजीशन, और दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? टाइम। ठीक है। अब होता क्या है कि हम कैसे पहचाने कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है आपका रेस्ट पे। दैट इज, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो तो वो बच्चों आपको ऑब्जेक्ट कहलाता है रेस्ट पे। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज हमने देखा कि कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेट सपोज हमने मार्क कर दिया इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ये ऑब्जेक्ट ए पर है। फिर हमने देखा उस समय टाइम हो रहा था 10:22। ठीक है, 10:22 टाइम हो रहा था। अब हमने टाइम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, आपके पास जो भी वॉच है, आपके सामने जो भी वॉच है उस पर ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर क्या हो गया, टाइम बीतते हुए हो गया 10:23। हमने क्या देखा कि 10:22 पर ऑब्जेक्ट ए पर था। कुछ देर बाद जब 1 मिनट पास हो गया तब भी हमने देखा ऑब्जेक्ट कहां पर है? ए पर ही है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ये बच्चों कहलाएगा कि आपका किस पे है? रेस्ट पे है। किस पे कहलाएगा बच्चों? ये आपका किस पे है? तो इस कंडीशन में कहोगे कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो रेस्ट पर है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? तो आप जब भी पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन में है तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आप ध्यान दोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम देखेंगे मोशन के बारे में, तो मोशन में आप किसे कहोगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है? तो रेस्ट का जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो। यानी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों चेंज हो तो वो ऑब्जेक्ट आपका कहलाता है मोशन में। यानी कि जैसे अगर हम यहां पर देखें कि पहले ऑब्जेक्ट ए पर था, तो इसी सिचुएशन में अगर हम फिर से एक चीज देखें, दूसरा हम देखें कि मान लीजिए ये बॉल है, ये एक बॉल है और ये किसी टाइम 10 AM मान लीजिए आपकी घड़ी में हो रहा है, वो यहां पर था जिसको आपने मार्क किया पी से। फिर आपने क्या देखा कि बॉल जो है 10:01 पर पहुंच गई कुछ यहां, यानी पोजीशन क्यू पर। तो क्या पोजीशन सेम है? नहीं, पहले पी पर था, अभी कहां पहुंच गया? क्यू पर। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट आपका कहलाएगा कि वो ऑब्जेक्ट किसमें बच्चों? मोशन में है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करने में कि वो रेस्ट पे है कि मोशन में है। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बच्चों क्लास 9th से ही देखते आए हो। अब 11th में और 9th में दोनों जगह पर एक बात बताई जाती थी, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या मोशन में है, इसको बताने के लिए दो फैक्टर हैं, पोजीशन है, टाइम है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिना इसके तो कोई बात ही नहीं बनेगी, वो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक बात समझिए। देखिए बच्चों, यहां पर आप देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट ए पर था और ए पर ही है आफ्टर सर्टेन टाइम। कुछ समय बीत जाने के बाद भी ऑब्जेक्ट पहले जहां था वहीं है, यानी पहले भी ए पर था 10:22 पर और बाद में भी था। ये कौन देख रहा था? आप देख रहे थे। तो आप अगर इसमें देख रहे हो तो इस सिचुएशन में आप क्या हो? ऑब्जर्वर हो। आप क्या हो? ऑब्जर्वर हो। ऐसे ही यहां पर आप देख रहे थे कि बॉल पहले पी पर है पोजीशन पे,
फिर मूव करते हुए कहां पहुंच गई, क्यू पर पहुंच गई, और आपने देख करके बताया कि अच्छा पी से क्यू पे गई है, पोजीशन चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है यानी ये मोशन में है। तो यहां पर भी आप क्या थे, ऑब्जर्वर थे। यानी दोनों ही जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसे बताने वाला भी कोई है ना, एक ऑब्जर्वर है ना। अब वो ऑब्जर्वर भी किसी ना किसी पोजीशन पर होगा, ऑब्जर्वर भी क्या होगा, किसी ना किसी पोजीशन पे होगा। और मैंने कहा कि इस पोजीशन को हम डिफाइन किससे करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिफाइन करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिफाइन करेंगे, यानी एक्स वाई जेड से। तो ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है जहां से वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और फिर बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, तो ऑब्जर्वर की वो जो पोजीशन है वो कहलाती है बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहलाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑब्जेक्ट के बताने में कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, दो चीजें हैं बच्चों। पहला तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए अगर वो मोशन में है। पोजीशन चेंज किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है, यानी जहां पर ऑब्जर्वर सिचुएटेड है उसके रिस्पेक्ट में भी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो तीन फैक्टर हैं, इसके बिना कोई काम नहीं बनता है। जैसे अगर एक बस है, ठीक है, ये बस है, बस में एक पर्सन यहां पर है, बस में कोई एक पर्सन यहां पर है, ठीक है। अब ये पर्सन यहां पर है, इसको मान लीजिए ये ए है, और बाहर एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, जिसको हमने कह दिया वो बी है। एक सिचुएशन है कि ये जो बस है ये मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, बस आगे जा रही है। तो अब बस आगे जा रही है तो मैं कह दूं कि यहां पर जो बी है वो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी बी देख रहा है ए को। तो यहां पे बी हो गया ऑब्जर्वर, और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या हो गया बच्चों, उसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां है, बस के अंदर, तो ऑब्जेक्ट का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो इनसाइड द बस हो गया। लेकिन ऑब्जर्वर कहां है, बाहर, तो जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, आउटसाइड द बस। अब अगर ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट जो ए है वो रेस्ट पे है या मोशन में है, तो क्या बताएगा भाई, देखिएगा साफ साफ कि बस आगे जा रही है। जब बस आगे जा रही है तो बस के अंदर ए है, ए भी आगे जा रहा है, यानी बी के हिसाब से ए कैसा हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। बी के हिसाब से ए कैसा हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां में फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर कौन है, बी है। आई बात समझ में। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है जहां पर बी जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ऑब्जर्वर का वो बस के बाहर है, और उसके रिस्पेक्ट में ए क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा पलट दूं, इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा पलट दूं और मैं ये कहूं कि अब ये जो है, जो बस के अंदर है यानी ए, ये हो जाए ऑब्जर्वर, ये हो जाए ऑब्जर्वर, और बाहर जो खड़ा है वो हो जाए ऑब्जेक्ट यानी कि बी। अब मैं कहूं कि बताओ ए देखेगा बी को, तो बी दिखाई कैसे पड़ेगा। अब हो सकता है कि बी खड़ा हो, आपको ऐसा लगे बी खड़ा हो, लेकिन आपकी जो बस है वो तो मूव कर रही है आगे। बस कहाँ मूव कर रही है, आगे। और जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठते हो तो बाहर की जो सारी चीजें होती है बहुत कहाँ जा रही होती है, पीछे जा रही होती हैं। यानी ए को दिखाई क्या पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए को दिखाई पड़ेगा कि जो बी है, ये बी भी बच्चों मोशन में है, लेकिन ये कहां हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन में हो जाएगा। किस डायरेक्शन में मोशन में हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन में हो जाएगा। अब यहां पर फिर से क्या हो गया, अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो कहां हो गया, इनसाइड द बस। जो ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां हो गया, इनसाइड द बस, ठीक है। और उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में हो गया। इसमें एक पॉसिबिलिटी और क्या है, समझिए जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि अब जो है ये जो बस है इसके अंदर ही दोनों पहुंच गए, ए भी और बी भी। तो अब जरा बताओ, देखो क्या है। अगर मैं मानूं कि ए जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया और बी जो हो गया वो ऑब्जर्वर हो गया, तो पहले जो दो सिचुएशन थे
इसमें जो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो ऑब्जेक्ट से अलग था, बाहर था। देखिए यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ऑब्जेक्ट से बाहर कहाँ था, ग्राउंड में था। यहाँ पे कहाँ था, ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस में था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, बाहर था। अब जब दोनों के दोनों बस के अंदर हो जाएंगे तो बताओ क्या होगा। ए देखेगा बी को तो क्या बताएगा ए बी के बारे में। अगर ए देखेगा बी को या बी देखेगा ए को, चलो पहले से ले लेते हैं कि बी ऑब्जर्वर है और ए ऑब्जेक्ट है। भाई तो बस हो सकता है आगे जा रही हो, लेकिन जब बस के अंदर आप बैठे हो तो बी को ए दिखाई क्या पड़ेगा, चलता हुआ कि रुका हुआ। भाई साहब दिखाई पड़ेगा कि बी दिखाई पड़ेगा ए को रुका हुआ। तो बी के हिसाब से ए क्या हो जाएगा, रेस्ट पे। और ऐसे ही अगर हम देखें कि ए हो जाए ऑब्जर्वर और बी हो जाए ऑब्जेक्ट, अब ये क्या हो जाए, ए ऑब्जर्वर हो जाए और बी क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए। तो ए को बी कैसा दिखाई पड़ेगा भाई, फिर से बस के अंदर दोनों बैठे हुए हैं तो ये रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है कहानी बदल जाती है। यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है और यहां पर कुछ है, ठीक है। और जब दोनों के दोनों बस के अंदर पहुंच गए तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो गए। तो हम यहीं से कंक्लूजन ये निकालते हैं बच्चों कि एक ये जो हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हो सकता है रेस्ट पे हो, या हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसा हो, मोशन में हो। ये रेस्ट और मोशन बच्चों होते हैं रिलेटिव टर्म्स। कैसे टर्म्स होते हैं, रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो कंप्लीट रेस्ट पे नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो कंप्लीट मोशन में नहीं है। यानी ऑब्सोल्यूट रेस्ट, ऑब्सोल्यूट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, या अगर हम बात करें ऑब्सोल्यूट मोशन, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किसी ऑब्जर्वर के किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो किसी एक के लिए रेस्ट पे हो सकता है, दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। अब इसी सिचुएशन में अगर तुम देखो, जो डायग्राम सामने आपका दिख रहा है, ए ने देखा बी को कहा रेस्ट पे है, बी ने देखा ए को कहा रेस्ट पे, क्योंकि दोनों बस के अंदर है, बस भले आगे जा रही है। लेकिन अगर तीसरा होता बंदा, सी यहां से देख रहा होता, तो भाई सी के हिसाब से क्या होता, बस जा रही थी, बस के साथ दोनों जा रहे थे, यानी सी के हिसाब से दोनों किस में हो जाते हैं, मोशन में। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस के अंदर जब है तो आपको क्या दिखता है कि वो दोनों कैसे हैं, रेस्ट पे हैं। लेकिन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पहुंच जाता है, बाहर ग्राउंड में, तो क्या हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में और ए बी क्या है, मोशन में है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो ए और बी बस के अंदर से रेस्ट पे दिखाई पड़ते हैं वही ए और बी बस के बाहर से मोशन में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यहां पे कहते हैं रिलेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, किसी के कंपैरिजन में देखने पर ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में दिखाई पड़ता है। ऑब्सोल्यूट रेस्ट मतलब कंप्लीटली चलना हुआ, कंप्लीटली रुका हुआ, ऐसा बच्चों कोई चीज होती नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। जैसे हम अर्थ पर हैं, हम सब धरती पर हैं, अर्थ पर हैं। अब ज्योग्राफी वाले टीचर ने आपको पढ़ा दिया कि अर्थ बच्चों है मोशन में, अर्थ मोशन में है। अर्थ दो तरह का मोशन कर रहा है, एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और दूसरा सन के अराउंड भी घूम रहा है। लेकिन आपको अर्थ कैसा फील होता है, रेस्ट में फील होता है। ये वही कहानी है कि आप बस के अंदर बैठे रहो तो आपके जो बगल बैठा हुआ है वो आपको रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, आप फिर बस के मोशन को फील नहीं करते हो। तो अर्थ पे आप हो और अर्थ के ही मोशन को देखोगे तो रेस्ट पे फील होता है। लेकिन अगर मैं आपको मून पे भेज दूं तो मून भी मोशन कर रहा है, लेकिन जब मून पे जाओगे तो मून आपको दिखाई पड़ेगा रेस्ट पे और अर्थ आपको वहां से कैसे दिखाई पड़ेगा, मोशन में। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका मून पे चला जाए, यानी आप चांद से देखो अर्थ को, तो अर्थ आपको घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, जिसे हम जब रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे अप्लाई करेंगे कि बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है अगर उसका जो ऑब्जर्वर है सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो वहां से रेस्ट पे दिखाई पड़ता है। ऐसा हम कहते हैं कि हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे होते हैं वहां से क्या मानते हैं, अपने आप को रेस्ट पे मानते हैं। आई बात समझ में। तो यहां से कंक्लूजन बेटा केवल यही है, जो काइनेमैटिक्स मैंने स्टार्ट किया कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया कि किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो बेटा वो रेस्ट पे ही
या मोशन में आप कह नहीं सकते हो। और ये जो ऑब्जर्वर जो वहां से देखेगा उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यही से पता चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है या मोशन में है, तो बच्चों ये कौन सी बात है, ये बात आपकी कहलाती है कि कंप्लीट रेस्ट या कंप्लीट मोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो किसी एक के लिए रेस्ट पे है वो दूसरे के लिए कैसा हो सकता है, मोशन में हो सकता है। आई बात समझ में? या एक ऑब्जेक्ट अगर किसी के लिए मोशन में है तो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है। तो जब भी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, तो ये सारी की सारी कहानी किसके रिस्पेक्ट में है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई कहानी नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो मैंने शुरुआत आज के लेक्चर की कि कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, लेट सपोज पहले ऑब्जेक्ट था ए पर, पहले ऑब्जेक्ट था ए पर और वो मूव करते हुए पहुंच गया बी पर। ठीक है, यानी ये मोशन में है और ये बी पर पहुंच गया। अब ए से बी तक जब पहुंचा तो ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं। ठीक है, ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो मूव करते समय ये कुछ ना कुछ पाथ है बच्चों कवर करता है। ये कुछ ना कुछ क्या करता है, पाथ कवर करता है। जितना पाथ वो कवर करेगा, टोटल पाथ, जो टोटल पाथ वो ऑब्जेक्ट कवर करेगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ कवर करेगा, उस टोटल पाथ को हम बच्चों कहेंगे डिस्टेंस। उसको हम क्या कहेंगे, टोटल पाथ जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। तो टोटल पाथ आप कहां से लोगे भाई, ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करेगा वो उसका इनिशियल पोजीशन होगा या स्टार्टिंग पोजीशन होगा, और हर कंडीशन में आपको दिया रहेगा ये। फिर ऑब्जेक्ट जहां फाइनली पहुंचेगा वो उसका एक फाइनल पोजीशन होगा, एंड पोजीशन होगा। इसके बीच में जो भी टोटल पाथ है जो आप ऐड कर दोगे, उससे सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको इसी में बता दिया, वो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का। किसका कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो टोटल पाथ लिखा रहा है तो ये आपको समझना है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसके पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास केवल और केवल बच्चों होता है मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसको जब बच्चों मेजर करते हैं तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो मीटर होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। आई बात समझ में? तो ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसके साथ साथ चलता है ना, और इसके बिना काम नहीं बनता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। अपने मोशन में जो वो टोटल जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा वो उसका बच्चा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको भी समझाऊंगा एग्जांपल से क्या शॉर्टेस्ट है। अब यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ इसकी एक डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मेजरमेंट की, तो इसका भी जो एसआई यूनिट है वो बच्चों हो जाता है मीटर। क्या हो जाता है, मीटर।
अब कुछ कहानियां देखेंगे बच्चों इसके एग्जाम्पल से। आप अपने घर से, ये आपका होम है और लेट्स सपोज ये आपका कोचिंग सेंटर है या स्कूल जो भी है, ठीक है, आप यहां जाते हो, तो होम से स्कूल आप जाते हो, होम से ये घर है, ये स्कूल है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो कई तरीके से जा सकते हो। अब जब घर से निकलते हो तो बेटा एक फिक्स रास्ते को फॉलो करते हो कि अपने घर से ये, अपने घर से आप निकले, पहले सीधे गए, फिर टर्न लिया, फिर टर्न लिया, फिर टर्न लिया, फिर टर्न लिया, और ऐसे करते हुए आप स्कूल पहुंचे। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि इस सिचुएशन में लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट ए से पहले गया यहां तक, ये मान लो है सी, फिर यहां पहुंचा डी तक, फिर घूम गया, फिर ये पहुंचा ई तक, फिर ये पहुंचा एफ तक, फिर टर्न लिया, एफ से ये जी, फिर ये एच, फिर ये आई, फिर ये जे, और फाइनली कहां पहुंचा बी पर। तो ये जो टोटल रास्ता ही चल रहा है, ए से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, फिर जी, ये बच्चों इसका कहलाता है डिस्टेंस। तो जब आप इसका टोटल पाथ निकालोगे तो क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल पाथ कर निकालोगे, यानी इन सबको ऐड कर दोगे। तो ए सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई प्लस आई जे। तो मान लो ये है 2 मीटर, ये है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो सबको आप ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, विच इज टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। और हमने कहां से देखा, उसके इनिशियल पॉइंट से शुरू करते हुए फाइनल पॉइंट तक जो एक रास्ता है। अब जरूरी है कि रास्ता यहीं से हो, भाई इसका रास्ता तो ऐसे भी तो हो सकता है? इसका रास्ता तो ऐसे भी यहां से भी हो सकता है, ऐसे कहीं ऐसे घूमते हुए ऐसे, है ना, इसका रास्ता यहां से भी ऐसे हो सकता है, रास्ता यहां से हो सकता है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर पाथ हो सकते हैं जो आपका डिस्टेंस है, जो आपका क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो जब भी हम, ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये ए जो आपका होम था, ये बी जो आपका स्कूल था। अब अगर हम पूछें आपसे कि ए से बी जाना है तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो भाई ए से बी को जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन में। ये ए से बी को जोड़ने के बाद जो आपको स्ट्रेट लाइन पाथ मिलता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या बताई, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, ए से बी, केवल क्या हो जाएगा, ए से बी। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है बच्चों क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है ना। अब चाहे डिस्टेंस को मेजर करो चाहे डिस्प्लेसमेंट को मेजर करो, देखो जब डिस्टेंस को मेजर करोगे, यहां पे डिस्टेंस को मेजर करोगे तो इनकी तो एसआई यूनिट आप लोगे मीटर ही, ठीक है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट जब मेजर करोगे तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या लेने वाले हो, इसकी भी आप एसआई यूनिट मीटर ही लेने वाले हो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, देखो ठीक है, अब यहां पर आप मेजर कर लो, जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन बेसिकली आप कैसे बनाते हो, देखो ये नॉर्थ लेते हो, ये साउथ लेते हो, ये ईस्ट लेते हो और ये वेस्ट लेते हो। अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो जस्ट सिमिलर कैसे है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई। प्लस एक्स की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, माइनस एक्स वाले को माइनस आई, प्लस वाई वाला जे, और माइनस वाई वाला क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो इसी डायरेक्शन को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप माइनस आई कैप और ये
जे कैप और ये माइनस जे कैप। तो मैंने जब आपसे कहा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों कहा, क्योंकि डिस्टेंस का आप इस डायग्राम में जो मैंने एग्जांपल लिया या कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, वहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन है डिस्टेंस की? नहीं है डायरेक्शन। देखो कैसे, आप यहां पर गए ए से बी, इस तरफ गए, अब आप साथ साथ इसको बनाते रहो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहां तुम कहां गए? वेस्ट पे। यहां कहां गए? नॉर्थ पे। यहां कहां गए? ईस्ट पे। फिर कहां गए? नॉर्थ। फिर कहां गए? ईस्ट। फिर कहां गए? साउथ। फिर कहां गए? फिर कहां गए आप? यहां से देखो, ये ईस्ट है ना, फिर यहां पे साउथ, ये ईस्ट। तो इतने सारे डायरेक्शन फॉलो करते हुए आप गए, तो कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं, इसकी डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है। तो इसीलिए डिस्टेंस को मैंने क्या कहा? स्केलर क्वांटिटी कहा। अब जरा तुम देखो, अगर ए से बी जा रहे हो तो ए से बी तक जाने का जो रास्ता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, कहाँ जा रहे हो आप? ईस्ट की तरफ। और लेट्स सपोज कितना गए? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर तो इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन। या इसी ईस्ट को हम लिखते हैं आई कैप से, तो हमने लिख दिया 5 आई कैप। ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। आई बात समझ में? ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब दूसरी जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो आपको ध्यान देना है, क्या है? जब हम बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस की, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो ध्यान दो, डिस्टेंस की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव होगी या एक कंडीशन में जीरो हो सकती है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? देखो, आप ए से स्टार्ट करोगे तो बी तक जाओगे। अब अगर बी से मान लो ए तक तुम आ भी गए, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, केवल तुम्हें टोटल पाथ चाहिए, मतलब केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। और जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर ही आएगी, यानी पॉजिटिव ही आएगी। और साथ ही साथ जीरो कब हो सकती है? जब हम मान लें कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी उसने मूव करना स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। अब ये कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है? देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से वो मान लो गया ए पर, फिर वो कहां पहुंचा? बी पर। अब ओ से ए तक की जो भी डिस्टेंस है, मान लिया हमने x1 है, और ये बी तक की डिस्टेंस या जो भी है वो कितनी है? x2 है। ध्यान दो, कितना है? x2 है। अब अगर वो मूव करते हुए ओ से ए फिर ए से बी गया, तो अगर मैं बात करूं कि बताओ बच्चों ये ए बी कितना होगा? ए बी, ये ए बी अगर मैं निकालूं तो सिंपली बात है, तुम इसमें ओ बी माइनस ओ ए करोगे, यानी x2 माइनस x1 करोगे। अब अगर x2 की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है, तो बताओ बच्चों ये वैल्यू कैसी जाने वाली है? हाँ, ये वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव। तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसी सिचुएशन में आप ये देख सकते हो कि अगर x1 इक्वल टू हो जाए x2 के, तो डायग्राम है, अगर ये चीज बराबर हो जाए, यानी ये पूरा यहां तक आ जाए, घूम फिर के वहीं पहुंच गया, x1 x2 के बराबर हो जाए, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो अब जब तुम निकालोगे यहां पर ए बी यानी ओ बी माइनस ओ ए, तो अब ये बताओ, जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, तो x2 माइनस x1 ना लेके x2 माइनस x2 ही कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब क्या है कि जब इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है बच्चों वो सेम हो जाए, यानी वो जहां से चले अगर घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों जीरो कहलाएगा। जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर फाइनल पोजीशन जो x2 है, जो फाइनल पोजीशन x2 है, वो लेस देन हो जाए x1 से, छोटी हो जाए, तो अब क्या करोगे आप? तो अगर अब आप निकालोगे ए बी यानी ओ बी माइनस ओ ए,
तो पहले यहाँ पे देखो x2 क्या था, बड़ा था, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करने पे क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर x2 छोटा है और उससे आप माइनस करोगे x1 को, तो ये वैल्यू कैसे मिल जाएगी, छोटी वैल्यू से बड़े को माइनस करने पे नेगेटिव। और ऐसे बहुत से सिचुएशन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में मिलेंगे जहां इसे हम देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों के तीनों हो सकती है। ये बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पूरी बात मैंने आपको बता दी। कोई बात अगर छूटी होगी तो उसको हम साथ साथ देखेंगे, वरना जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें हम देखेंगे। और इसमें क्या पैटर्न फॉलो करने वाला मैं आपको बता देता हूं कि एक वीडियो में थ्योरी, उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन, फिर एक वीडियो में थ्योरी, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। क्योंकि जब मैं क्लास में कराता हूं तो साथ साथ थ्योरी के साथ क्वेश्चन कराता रहता हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है, चीज़ों को इस तरह से पीपीटी में लाना बनाना एक टाइम टेकिंग काम है। उसके लिए हमारे पास कोई टीम नहीं है, सारा काम टीचर खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं खाली आपको इस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना, ठीक है ना। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। चलिए, कुछ एक और बातें हैं जो इसके की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, साथ साथ मैं आपको बना भी देता हूं, बता देता हूं कैसे करना है। ये की पॉइंट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे बच्चों, तो ये की पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्या है की पॉइंट। तो एक तो जो मैंने शुरुआत की थी, की पॉइंट्स कहो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहो, जो कहना चाहो कहो। देखिए की पॉइंट्स क्या है, तो पहला मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्केलर। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस है स्केलर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है पाथ पर। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ का। और डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल डिपेंड किस पे करता है, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करता है, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है की पॉइंट्स की, वो क्या है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो। जैसे मैंने बताया था आपको जीरो होता है, लेकिन एक्चुअली जीरो होने का मतलब क्या होगा, रेस्ट पे हो जाएगा। तो डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो एंड नेगेटिव वैल्यू, यानी ना तो इसके पास जीरो वैल्यू होगी ना नेगेटिव वैल्यू होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो इसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है और जीरो भी हो जाती है। मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें तो किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में, जिसे हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहते हैं, किन्हीं दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल। जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में, दो फिक्स पॉइंट के बीच में, दो फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि कहीं से भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की,
दो फिक्स पॉइंट के बीच में। तो बच्चों ये एक सिंगल वैल्यू मिलती है, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की एक सिंगल वैल्यू मिलती है दो पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो की पॉइंट्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, यानी इस केस में कह सकते हो कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो न्यूमेरिकल में चीज ध्यान दोगे कि अगर ऐसी कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, डायरेक्शन चेंज ना करे। आई बात समझ में? उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, ये हो सकता है इक्वल, ये हो सकता है लेस देन, किससे? डिस्टेंस से। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेस देन उससे कम हो सकता है, लेकिन नेवर, ये कभी नहीं हो सकता ग्रेटर देन। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है तो वो डिस्टेंस से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता, उससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। और इस कंडीशन को हम ऐसे लिखते हैं कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड वैल्यू, उससे या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों? ये मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सारी कहानी बताई। अब बच्चों केवल इसके हम क्वेश्चन पे जाएंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे जहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, ठीक है? क्लास 11th और जो ड्रॉपर का बच्चा है इसको देख सकता है, फिर आगे इसके हम दूसरे वीडियो में इसका मैं न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? चलिए।